आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग करेंगे संस्कृति चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? इसका आंसर होगा सभ्यता और संस्कृति ऐसे दो शब्द हैं जिनका उपयोग बहुत होता है किंतु ये समझ में बहुत कम आते हैं। जब इनके आगे भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक सभ्यता जैसे विशेषण लग जाते हैं तो इनके अर्थ और भी गलत सलत हो जाते हैं। नंबर 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? इसका आंसर मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने की प्रेरणा से आग का आविष्कार किया होगा। जब मनुष्य ने पहली बार आग को देखा होगा और उसमें भुने हुए मांस को खाया होगा तो उसके मन में इस आग को सुरक्षित रखने की योजना आई होगी। हर सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिया जलाया जाता है। आग की खोज के पीछे भोजन तो प्रेरणा है ही, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की भी प्रेरणा रही होगी। सर्दियों में यह आग गर्माहट पैदा करती है, साथ में रात में उजाला भी मिलता रहता होगा जिससे कि जंगली जानवरों से रक्षा हो सके। इसलिए हमारे समाज में अग्नि को देवता के रूप में पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति को किसे कहा जा सकता है? आंसर होगा लेखक के अनुसार नई चीज की खोज करने के लिए जिसने अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग किया वह संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृत व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए नए नए आविष्कार करता है। जैसे न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? इसका आंसर होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव थे। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता और प्रवृत्ति से ज्ञान का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने खोजे गए सिद्धांतों को जाना है। इसलिए न्यूटन उतना आज के विद्यार्थी को हम लोग संस्कृत नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? आंसर है सुई धागे का आविष्कार तन ढकने की इच्छा से हुआ होगा। आदिकाल में मनुष्य नंगा रहता था और गर्मी सर्दी की मार सहता था। इनसे बचने के लिए उसने उपाय खोजना शुरू किया, क्योंकि वृक्ष की खाल या पत्तों से शरीर को ठीक से ढक नहीं पाते थे। तब उसने सुई धागे की खोज की होगी। यह तकनीक इतनी कारगर साबित हुई कि आज भी हम लोग सुई धागे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। इन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब क में क्या कहा जाता है? मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई होगी। तो इसका आंसर है मानव संस्कृति एक है। हिंदू संस्कृति के लोग अपने संस्कृति को महान बताते हैं, ये गुण है उनका। हर नागरिक का अधिकार है कि अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता और उपलब्धता को ध्यान में रखे। इसी प्रकार मुस्लिम संस्कृति भी अपनी पहचान बनाना चाहती है, यह स्वाभाविक है, परंतु कुछ घृणित लोग किसी एक संस्कृति के पक्ष में होकर उन्हें विभाजित करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग सांप्रदायिकता को हथियार बनाकर दंगे करवाते हैं। ऐसे ही लोग दो संस्कृतियों को मिलने नहीं देते, आरक्षण, धर्म, नौकरियों के लिए आपस में लड़वाते रहते हैं। ख क्या है? जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। इसका क्या आंसर होगा? जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया तो इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न समाजों एवं सभ्यताओं ने आपसी सहयोग, समान मूल्य एवं साझा अनुभवों के जरिए एकता का परिचय दिया होगा। जैसे कि कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, डॉक्टर और आम जनता ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। और ऐसे ही कहा जा रहा ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्रतियोगिता के माध्यम से मैत्री, सम्मान और खेल भावना का परिचय देते हैं।
रस खान ने कृष्ण का गुणगान किया तो बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी का आशीर्वाद लिया। करोड़ों हिंदू अजमेर शरीफ जाकर खुदा से दुआएं करते हैं। इस प्रकार मानव संस्कृति एक है। क्वेश्चन नंबर 7, आशय स्पष्ट कीजिए। क क्या करा? मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति? तो इसका आंसर होगा नए नए आविष्कार करने वाली प्रवृत्ति और सर्वस्व त्याग करने वाली भावना संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के लिए मानव कल्याण की भावना का होना जरूरी है। यदि आविष्कार और त्याग के पीछे मानव कल्याण की भावना न होकर आत्म विनाश और ध्वंस की भावना हो तो असंस्कृति कहलाएगी, वो संस्कृति नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असंस्कृति कहलाएगी। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। जैसे लेखक उनका सोच अलग है, आपका सोच अलग होगा, तो आप संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना है। मैंने इसका आंसर इस प्रकार दिया, मैं भी लेखक के दृष्टि से सहमत हूँ। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे आवागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मारने के तरीका, यह सब हमारी सभ्यता है। गौतम बुद्ध या माँ के समान दूसरों को दुख दूर करने वाला मनुष्य भी संस्कृत होता है। दोनों की भावना संस्कृत कहलाती है। संस्कृति का संबंध कल्याण से होता है। भाषा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। ये आपको बताना है, ये सब गलत सलत, महामानव, हिंदू मुस्लिम, सप्तऋषि, आत्मविनाश, पद दलित, यथोचित, सुलोचना, ये कौन सा समास है? तो पहले समझना ये जरूरी है कि समास किसे कहते हैं। समास के बारे में ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है समास की। समास में कई पदों का मेल होता है। नंबर 2, क्या बात? कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इन पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे अब कोई भी अन्य पद भी प्रधान हो सकता है। जैसे दो पदों का मेल कहा जा रहा है ना, दो पद क्या हो गए? राज और पुरुष, और इसमें जो विभक्ति चिन्ह और जो हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? राजपुरुष बन जाएगा। तो ये समास का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव। तो शॉर्टकट में समझाते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है ना, पहला पद जो प्राय संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद जो होता है सो प्रधान होता है। समझ गए? तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय में क्या हुआ? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास करते हैं, अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व उत्तर पद विशेष विशेष रूपये में हो सकते हैं या विशेषण विशेष्य पदों का समास है। जैसे क्या होगा? नवयुवक, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। नव है जो युवक, तो युवक के बारे में क्या एक विशेषता बताया गया ना, तो उसका जो है नव जो है पहला पद जो है सो प्रधान होता है और बीच में क्या है? इसमें विभक्ति चिन्ह लग जाती है। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर जो है सो क्या कहा जा रहा है ना, चंद्र कहा जा रहा है प्रधान है ना, शेखर एक तीसरा ही चीज को विशेषण बनता है। समस्त पद जो है इसमें किसी अन्य का बोध कराता है। जैसे क्या? चंद्रशेखर, चंद्र है, शेखर जिस पर, तो क्या है? महादेव शिव। ठीक है, चतुरानन, चार आनंद है जिसके? ब्रह्मा। तो इस प्रकार जो है चतुरानन में चार आनंद, चार, और इससे कोई और दूसरा ही पद का बोध होता है। अद्वंद किसे कहते हैं? इसके सभी पद प्रधान होते हैं, उतना ही महत्व होता है। जैसे हाथ पांव, माता पिता, और बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास इसमें संख्या से रिलेटेड होता है, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा। मतलब द्विगु समास कर्मधारय समास का ही एक भेद होता है। और कहने का क्या मतलब? इसका पूर्व पद जो होता है सो विशेषण होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या है? इसमें पहला पद अव्यय होता है और इसका समस्त पद जो क्रिया विशेषण, जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, ये सब अव्ययी भाव समास है। अब इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा समास है।
तो देखिए गलत सलत में योजक चिन्ह लग गया तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। और महामानव कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। महामानव जो हो गया सो कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। तो इसका विग्रह कैसे करना है, महान मानव। और हिंदू मुस्लिम क्या हो गया, इसमें भी योजक चिन्ह लग गया है तो ये भी द्वंद्व समास हो गया। सप्तऋषि 7 मतलब संख्या वाले बताए थे तो ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। आत्मविनाश इसमें भी योजक चिन्ह लग गया है और इसका दोनों पद जो है सो प्रधान होता है तो ये भी क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। पद दलित, पद दलित जो हो गया इसका विग्रह क्या करेंगे, पद से दलित, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। यथोचित जो हो गया जैसा उचित हो इसका विग्रह करेंगे तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। सुलोचना मतलब इसका विग्रह करेंगे सुंदर नेत्रों वाली तो ये भी क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अब ये क्या कहा जा रहा है, पाठ्येतर सक्रियता। स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। इसमें जो कहा जा रहा है मतलब इसका वाद विवाद प्रतियोगिता, इसका पक्ष में बोलना है और इसके विपक्ष में बोलना है। तो इसका क्या आंसर होगा, ध्यान से सुनिए। पक्ष में क्या होगा, अगर हम इसका वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करते हैं तो इसके पक्ष में भी बोलना है और विपक्ष में। तो पक्ष में क्या क्या बोल सकते हैं, कल्पना और चिंतन का महत्व। कई आविष्कार केवल भौतिक कारणों से नहीं बल्कि कल्पना, सोच और रचनात्मक विचारों के आधार पर हुए। जैसे टेलीफोन, हवाई जहाज आदि पहले कल्पना में आए फिर उन्हें साकार किया गया। और दृश्य प्रेरणाएं और समस्याओं की आवश्यकता। कई बार क्या होता है, सामाजिक नैतिक मानसिक प्रेरणाएं भी आविष्कार की दिशा तय करती। उदाहरण, ब्रेल लिपि का आविष्कार दृष्टिहीनों की आवश्यकता के कारण हुआ जो शुद्ध भौतिक नहीं था। विपक्ष में क्या होगा, प्राकृतिक घटनाएं और विज्ञान आधारित अध्ययन। आविष्कार अक्सर प्रकृति के नियमों, पर्यवेक्षण और प्रयोग के आधार पर होते हैं जो भौतिक जगत से ही संबंधित है। जैसे विद्युत चुंबकत्व संसाधनों और तकनीकी पर निर्भरता। और इसमें क्या होगा, बिना भौतिक संसाधनों जैसे औजार, मशीन, लैब के बिना कोई भी आविष्कार संभव नहीं। भौतिक साधन आविष्कार की आधारशिला है। फिर ये क्या कह रहा है, उन खोजों और आविष्कारों की सूची तैयार कीजिए जो आपकी नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा आग, बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर, दूरबीन और सुई धागा। और इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से आप सुनिए। नंबर 1 प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। नंबर 2 क्या है, आग की खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, पाठ के आधार पर लिखिए। नंबर 3 प्रश्न क्या है, संस्कृति पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। नंबर 4 क्या है, आपके विचार से सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा। नंबर 5 क्या है, मोती भरा थाल किसे कहा गया, उसके बारे में जानने की उत्सुकता को क्या कहा गया। नंबर 6 प्रश्न क्या है, संस्कृत व्यक्ति की विशेषता क्या है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।